हूं सौम्या और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। आज के हमारे इस प्रोग्राम एक मुलाकात में हम आपका स्वागत करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे धमतरी की लोकप्रिय विधायक रंजना साहू जी से। जानेंगे उनसे राजनीति और कुछ मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं ये सवाल पूछना चाहूँगी आपसे, भूपेश सरकार के कार्यकाल के बारे में आपका क्या कहना है? 3 साल के जो उनके कार्यकाल है, बेमिसाल रहे या बदहाल? देखिए, 3 साल प्रदेश की सरकार को हुए हैं और 3 साल में मुझे ऐसा लगता है, मुझे कम कहने की आवश्यकता है। जनता ने इस बात को कह दिया है। आप रोज़ सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप रोज़ देखेंगे कि कर्जे में डूबी है कर्जदार सरकार। आर्थिक स्थिति जिसकी बदहाल हो, ऐसी सरकार कैसे चल पाएगी? हर वर्ग से सरकार ने वादे किए थे और अब उस वादे से मुकर रहे हैं। ये केवल होर्डिंग छपवाने वाली सरकार है। बड़े बड़े फ्लैक्स और होर्डिंग आप शासन के देख लेंगे, लेकिन योजनाएं धरातल पर अभी भी अमली जामा उनकी योजनाओं ने नहीं पहन पाया है। सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना की यदि मैं बात करूं, नरवा गरवा घुरवा बारी, जीरो बजट इस महत्वपूर्ण योजना की, जो शासन की महत्वपूर्ण योजना थी, उसके लिए जीरो बजट सरकार का रहा है। और वो अपनी इस योजना को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार के पैसों से, चाहे 14 वित्त की बात करें, मूलभूत की बात करें, 15 वित्त की बात करें, जो पंचायत स्तर पर जो राशियां पंचायतों को काम करने के लिए मिलती है, ऐसे राशियों का उपयोग वो नरवा गरवा घुरवा बारी जैसी योजनाओं को पूरा करने में सरकार लगा रही है। मनरेगा की महत्वपूर्ण योजना जो मजदूरों के लिए है और मजदूरों के काम में हाथ में काम देने के लिए यह योजना है, अब सरकार उसका उपयोग नरवा गरवा घुरवा बारी जैसे अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए इसका ये उपयोग कर रहे हैं। सरकार के पास अपनी ही योजनाओं को और अपने घोषणा की हुई इस योजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। इसलिए इस सरकार को मैं फेलवर सरकार मानती हूँ। 3 साल में सरकार ने जिस मुद्दों को लेकर जो सरकार बनी है, अभी तक किसी भी विषय को वो लेकर पूरा नहीं कर पाए हैं। हम किसानों की बात करें, महिला समूह की यदि हम बात करें, तो अभी भी शासन ने महिलाओं से जो वादे किए थे कि हम जो उन्होंने कर्ज लिया है उनका कर्जा माफ़ करेंगे, अभी तक शासन ने कहीं पर भी कर्जा माफ़ उन महिला समूहों का नहीं किया है। युवा वर्ग से वादे किए थे कि भैया आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे, 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। अब सरकार अपने मन की बात में माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने 5 लाख युवाओं को उनको रोजगार दिया है। मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से, कौन कौन से विभाग में कितने सारे पदों की भर्ती आपने की है, बताइए। कौन कौन से हमारे युवाओं को कहाँ कहाँ पर आपने रोजगार दिया है, उसे स्पष्ट करिए। मन की बात में आप झूठी बात बोलते हैं। सरकार मन की बात यदि करती है तो लोगों के हृदय तक वो बात पहुंचती है, लेकिन शासन ने कहीं पर भी युवाओं को रोजगार नहीं दिया है, बल्कि उल्टा उनके प्रवक्ता इस बात को कहते हैं कि हमने तो रोजगार देने की बात ही नहीं कही थी। अब वो अपने उनके ही प्रवक्ता उन्हीं की बातों से मुकर रहे हैं। तो ये कैसी सरकार है? उनके प्रवक्ता अलग बात करते हो, शासन के मंत्री अलग बात करते हैं, मुख्यमंत्री का बयान अलग आता है एक ही विषयों पर। शराबबंदी की बात कही थी, आज आप प्रदेश की स्थिति देख रहे हैं, कहीं पर भी शराबबंदी नहीं हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी धमतरी आते हैं, लोगों से कहते हैं कि आप पीना बंद कर दीजिए। सरकार की जब हिम्मत नहीं थी शराब बंद करने की, तो आपने क्यों अपने घोषणा पत्र में इस बात को कहा था कि हम शराबबंदी करेंगे? पूरे प्रदेश को आप देखिए, आए दिन आप समाचार पत्र पढ़ेंगे, गुनाहों का गढ़, अपराधों का गढ़ बन गया है छत्तीसगढ़। आए दिन चोरी, डकैती, अपहरण, लूटपाट, ऐसे जघन्य अपराधों का गढ़ छत्तीसगढ़ बना हुआ है। और ऐसे गंभीर विषयों को लेकर कहीं पर भी सरकार गंभीर नजर नहीं आ रही है। किसी भी विषय को आप ले लें, आज युवा साथियों के जिस प्रकार वो बेरोजगारी भत्ता उन्होंने कहा था 25 रुपये देंगे, रोजगार को युवाओं को जो रोजगार की बात कही थी। परसों की ही घटना है, एक 28 साल की युवती कोरबा की, उसने आत्महत्या कर ली और उन्होंने इस बात को स्पष्ट लिखा भी उस पत्र में कि उसे
रोजगार नहीं मिलने के कारण, चूंकि परिवार की जिम्मेदारी उस पर थी, रोजगार नहीं मिलने के कारण उसने आत्महत्या की। बहुत दूर नहीं जाऊं तो धमतरी की बात है, हरदेव सिन्हा जी तेलिन सत्ती गांव के निवासी, मुख्यमंत्री निवास के सामने उन्होंने आत्मदाह किया था और कारण भी यही था कि उनके पास रोजगार नहीं है। और ऐसे गंभीर विषयों पर सरकार को गंभीर होना चाहिए, वो उस विषय पर गंभीर नहीं है। और आप लगातार प्रदेश की जो स्थिति देख रहे हैं, मुझे बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश की स्थिति आम जनता भी अब इससे समझ चुकी है कि सरकार किस तरह आर्थिक बदहाली से गुजर रही है और वो अपनी इस आर्थिक बदहाली को कहीं पर भी स्पष्ट होने नहीं देना चाह रही। 52,000 करोड़ रुपए का कर्ज सरकार के ऊपर है और इस कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए सरकार कर्ज ले रही है। आज स्थिति ये है, अपराधियों को छत्तीसगढ़ में शरण दिया जा रहा है, ये स्थिति है यहाँ की। तो कहीं पर भी सरकार 3 सालों में अपने किसी भी घोषणाओं पर सफल नहीं हो पाई है। वो यूपी जाकर राजनीति कर ले, लखनऊ जाकर राजनीति कर ले, जहाँ जाए वो वहाँ जाकर राजनीति कर ले। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया की वाद यदि माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं तो 3 साल में कहीं भी छत्तीसगढ़ के हमारे छत्तीसगढ़िया भाई बहनों के स्वाभिमान को उन्होंने केवल ठेस पहुँचाने का काम किया है। विधानसभा में आपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कितने सवाल उठाए और उन पर क्या जवाब मिला? देखिए, विधानसभा हमारा बहुत पवित्र मंदिर है और यहाँ पर चुने हुए जो जनप्रतिनिधि है अपने विषयों को लेकर सरकार पर, चूँकि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार पर हमने बहुत से सवाल दागे हैं, चूँकि आज हम विपक्ष में हैं। और मैंने तो 300 से भी अधिक प्रश्न सरकार पर लगाए हैं, लेकिन परिणाम ये है कि सरकार अपने किसी भी प्रश्नों का उत्तर अभी तक स्पष्ट नहीं दे पाई है। केवल गोलमोल जवाब देने में ये सरकार बहुत माहिर है और वो 2 साल और हम प्रश्न लगाएंगे और सरकार का यही रवैया है और मुझे ऐसा लगता है कि यही रवैया रहेगा कि वो किसी भी उत्तर को स्पष्ट नहीं करेंगे। उनका केवल यही कहना है कि कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, कहीं पर बजट में चला गया है पर आगे कार्यवाही नहीं हुई है, कहीं पर कोई विषय है तो वो वित्त में रुके हुए हैं, उनकी जो कमेटी है वो निर्णय नहीं ले पाई है, मंत्रिमंडल है वो मंत्रिमंडल किसी भी विषय पर निर्णय नहीं ले पाए हैं, विभाग के मंत्री हैं वो अपने ही विभाग के विषयों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पाए हैं। तो ये सरकार के और उस सरकार के मंत्रिमंडल की ये स्थिति है। आपने जिला अस्पताल की अव्यवस्था को लेकर आवाज़ उठाई थी, खासकर टेक्नीशियन की भर्ती के लिए, तो इस बारे में क्या जवाब मिला आपको? देखिए, कहीं पर भी स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते हमने लोगों के जीवन में बहुत से बदलाव भी महसूस किए हैं। धमतरी की यदि बात करें तो हमारा जो जिला अस्पताल बहुत प्राचीनतम है, काफ़ी समय से यह अस्पताल का संचालन हो रहा है और लगभग 4-5 जिलों के आसपास के लोग यहाँ पर आते हैं, अपना उपचार कराते हैं। हमारे जितने डॉक्टर्स हैं यहाँ पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और अभी जिस प्रकार लगातार जो कुछ मांगे मेरी रही, मैंने शासन से बार विभागीय मंत्री से मिलकर यहाँ की कुछ जो कमियाँ रही हैं उसे मैंने बार पत्राचार के माध्यम से स्वयं खुद जाके जो रेडियोलॉजिस्ट की जो भर्ती होनी थी, अभी एक नियुक्ति हुई है रेडियोलॉजिस्ट की। और टेक्नीशियन की बात करें तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग विषयों में अलग अलग टेक्नीशियन की भर्ती होनी है, पर कुछ की हुई है कुछ की नहीं हुई है। इसका कारण भी यही है, मैंने पहले ही कहा कि सरकार की बदहाल स्थिति है। जो लोग अभी संविदा में हैं अलग अलग विभागों में, उनको नौकरी से बाहर निकाला जा रहा है। ये सरकार भर्ती करने के बजाय लोगों को नौकरियों से बाहर कर रही है, तो ये सरकार की स्थिति है। धमतरी की प्राथमिकता विकास को लेकर आप क्या मानती हैं? देखिए, धमतरी की जनता बहुत जागरूक है और मैं हमारी इस जनता को मैं नमन करती हूँ, मैं उनका हृदय से सम्मान करती हूँ। बहुत से बुद्धिजीवी वर्ग भी हमारे धमतरी शहर में हैं और लगातार चूँकि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते यहाँ पर और उनकी सेवा का एक बहुत बड़ा दायित्व यदि हमें मिला है, तो निश्चित ही मैं उनके स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा को और उनकी सुरक्षा को लेकर मैं ज़्यादा चिंतित रही। यदि शिक्षा की यदि हम बात करें तो अपने यहाँ जो भटगांव में ITI जो
कॉलेज संचालित हो रहा है, वहाँ पर नए ट्रेंड की आवश्यकता थी। कई बार युवा साथियों ने मिलकर इस बात को कही थी, क्योंकि हमारे बच्चों को कुछ विषयों को लेकर बाहर जाना पड़ता है। हमारे यहाँ जो अधिक जनसंख्या वाले जो क्षेत्र है, जहाँ पर आसपास के 10-12 गांव कवर करते हैं, अक्सर हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण वो शायद बाहर इतना नहीं कर पाते। तो उनके लिए जैसे हमारे यहाँ रावा है, छाती है, आमदी है, ये जो बड़ी ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्र, यहाँ पर ITI कॉलेज के निर्माण के लिए और विशेषकर स्वास्थ्य के संबंध में यदि बात करें तो चूँकि 230 बिस्तर का यह हमारा जिला अस्पताल है, यहाँ पर और संख्या कैसे बढ़ाई जाए, और विशेषकर चूँकि भवन हमारा बहुत पुराना है, लगभग 4-5 करोड़ का एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाकर शासन को भी प्रस्तुत किया गया है, ताकि भवन बहुत जर्जर भी वह हमारा भवन हो चुका है जिला अस्पताल का। तो उसमें एक पत्राचार के माध्यम से और माननीय मंत्री जी से स्वयं मुलाकात करके, स्वास्थ्य मंत्री जी से, कि वहाँ पर कैसे भवन की व्यवस्था उनके लिए की जाए, सर्व सुविधा युक्त भवन। सुरक्षा की यदि मैं बात करूं तो लगातार आप देख रहे हैं कि नेशनल हाईवे में जो घटनाएं हो रही हैं और लगातार जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो इसके लिए हमारी प्राथमिकता यही है कि गोकुल नगर की मांग काफ़ी समय से उठी है, और मैंने भी सम्मानीय विभाग के मंत्री जी से मिलकर, नगर प्रशासन मंत्री जी से मिलकर इस व्यथा को अपना रखा है कि लोगों को इस बात की आवश्यकता है कि लगातार जो हमारे यहाँ के पशु हैं, जो जानवर हैं, वो रोड में भटक रहे हैं, लेकिन शासन केवल गौठान के नाम पर हमें केवल यही आश्वासन देती है कि हमने तो गौठान खुलवा दिए हैं, लेकिन आज भी आप गौठान में वहाँ पर जाकर देखिए, अर्जुनी में गौठान में गाय ही नहीं है। तो ये एक मांग हम लोगों के माध्यम से, चूँकि जनता ने यहाँ पर मांग की थी, वो मांग रही है, और लगातार बहुत से विषयों को लेकर रोड चौड़ीकरण की जो मांग रही है, सिहावा चौक से लेकर नहर नाका चौक तक, इस मांग को भी मैंने शासन को पत्र लिखा है। साथ ही साथ अंबेडकर चौक से लेकर गंगरेल पहुंचने तक जो मार्ग है, उसका चौड़ीकरण किया जाए, इस विषय में भी मैंने पत्र लिखकर यहाँ की वस्तु स्थिति से शासन को अवगत कराया है। रत्नाबांधा चौक से लेकर कॉलेज के मोड़ तक डिवाइडर समेत रोड के चौड़ीकरण की मांग भी मैंने अपने पत्र में और प्रश्नों के माध्यम से शासन को यहाँ की स्थिति को स्पष्ट कराया है। यहाँ के अधिकारियों से मिलकर, यहाँ के जिला प्रशासन से बात करके कि यहाँ की हमारी जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, जैसे लगातार जो दुर्घटना की बात आ रही थी, तो यहाँ पर जो शांति कॉलोनी चौक है, चौराहा जिसे कहते हैं, 4 रोड वहाँ पर निकले हुए हैं, उस स्थान पर जो सिग्नल की व्यवस्था की जाए, नहर नाका चौक पर सिग्नल की, ऐसे जो प्रमुख स्थान हैं, यहाँ पर सिग्नल की व्यवस्था बनाकर यातायात को दुरुस्त किया जाए, और लोगों को जो एक सुविधा हमें प्रदान करनी चाहिए, वो सुविधाएं हमारे धमतरी क्षेत्रवासियों को मिलनी चाहिए। धान खरीदी के मामले में सरकार और प्रशासन कितने सफल हुए हैं? देखिए, मैंने तो पहले ही कहा, ये शासन फेलवर है, फेलवर यह सरकार रही है। उसे यदि पॉइंट देने का होगा तो मैं 0 पॉइंट इस सरकार को दूंगी, क्योंकि 15 साल से जब भाजपा की सरकार रही, धान खरीदी बहुत व्यवस्थित ढंग से चला है। कहीं पर भी किसी की कोई नाराजगी नहीं, कहीं पर किसानों को कोई चिंता नहीं, किसान आराम से अपना धान बेचते थे। लेकिन सबसे पहली बात तो 1 माह खरीदी आपने पीछे शुरू की, और लगातार ये देखा जा रहा है कि जब किसान धान सोसाइटियों में लेकर जाते हैं, एक तो पंजीयन कराने में उन्हें बहुत समस्या आ रही है, टोकन कटवाने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। कहीं पर भी देखा जा रहा है कि लोग इससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए हैं। अभी कोरोना के चलते लगातार ये स्थितियां आ रही हैं कि जहां पर हमें कोरोना से भय होना चाहिए, तो लोगों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि इतनी भीड़ में उन्हें जाकर अपना टोकन कटवाना पड़ रहा है। अब किसान ले देकर कहीं पर यदि धान बेच भी रहे हैं, तो स्थिति ये है कि धान का उठाव समय पर नहीं हो पा रहा है। अभी बारिश के चलते आपने देखा कि 1 सप्ताह से ऊपर धान खरीदी बंद रही। मौसम का मिजाज, सरकार को भी इस बात से ये पहले ही अवगत थे कि लगभग 4-5 वर्ष से देखा जा रहा है कि जनवरी में कहीं ना कहीं बारिश की स्थिति बनती है। इनको धान खरीदी का समय
जैसे पहले भाजपा के शासनकाल में चलता था उसी के अनुसार इनको धान खरीदी का समय तय करके व्यवस्थित ढंग से धान खरीदी करवानी थी, लेकिन आज शासन धान खरीदी में भी फेलवर है। जैसा कि आपने कहा, बीते दिनों असमय बारिश के कारण जो किसानों के धान बर्बाद हुए हैं, तो उनको राहत देने के लिए आपकी ओर से क्या पहल किया गया? देखिए, सर्वप्रथम तो यहाँ की वस्तु स्थिति से, चूँकि ये केवल एक जगह दो जगह की ही बात नहीं है, पूरे प्रदेश में असमय ये वर्षा हुई है और पूरे प्रदेश में यही स्थिति है कि हमारे यहाँ जो हमारे किसान धान, चूँकि उनकी फसल पक के तैयार हो गई थी और बिल्कुल काटने का समय था और बहुत से लोगों ने तो काट भी लिया था, और ऐसे समय में उनका किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे जो किसान हैं जो अपने दलहन तिलहन की पूरी तैयारी वो कर चुके थे, उन्होंने दलहन तिलहन लगा लिया था। साथ में ऐसे कुछ किसान और थे जिन्होंने सब्जी के फसल लगाए थे। असमय बारिश के चलते हमारे किसान भाइयों को बहुत अधिक नुकसान हुआ और यहाँ की स्थिति से मैंने सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर यहाँ की स्थिति से अवगत कराया। माननीय जिलाधीश महोदय से इस विषय में चर्चा की और कृषि विभाग के अधिकारियों को यह स्पष्ट निर्देश दिया गया, राजस्व विभाग के अधिकारियों को यह स्पष्ट निर्देश दिया गया कि स्थान पर जाकर, टेबल में बैठकर नहीं, उस स्थान पर जाकर वहाँ जितना नुकसान हमारे किसान भाइयों को हुआ है उसकी सूची आप तैयार कीजिए। आरबीसी 6(4) के तहत हमारे किसान भाइयों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई उन्हें करनी है। और साथ ही साथ जो किसान भाइयों ने जिन्होंने बीमा कराया था, बीमा कंपनी से बात करके बीमा कंपनी को भी यह निर्देशित किया गया कि आप आकर यहाँ पर आकलन करें और जितने किसान भाइयों को जो नुकसान हुआ है, जितना नुकसान हुआ है उस फसल की क्षतिपूर्ति भी उन्हें प्रदान करनी है। भाजपा में गुटबाजी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, किसी पार्टी के लिए गुटबाजी जैसे शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं है, और जहाँ पर आप भाजपा शब्द का जब प्रयोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का जब नाम आता है तो लोगों के मन में केवल और केवल एक आकृति बनती है कि संस्कारित पार्टी, प्रशिक्षित कार्यकर्ता, व्यवहारिक कार्यकर्ता, ये भारतीय जनता पार्टी की छवि रही है। और लगातार यह देखा जा रहा है कि कहीं पर भी गुटबाजी नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में एक एक कार्यकर्ता फौजी की तरह काम कर रहा है। कार्यकर्ताओं की फौज है भारतीय जनता पार्टी में, और यदि पार्टी का निर्देश मिलता है कि आपको अलग अलग स्थानों में काम करने हैं, किसी को उत्तर दे दिया, किसी को दक्षिण दे दिया, किसी को दूसरा स्थान दे दिया, कोई भी ABCD किसी को भी, तो वो अपने साथ यदि 2-4 कार्यकर्ताओं को वो लेके जाते हैं कि भैया फलानी जिम्मेदारी यदि हमें मिली है तो हमें ये काम करना है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक फौजी की तरह और एक फौज बनाकर अलग अलग स्थानों पर काम करते हैं, तो उन्हें गुट नहीं कहा जा सकता। उन्हें ये कहा जा सकता है कि वो यदि काम करते हैं, जनता की भलाई में काम करते हैं, देश हित में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी हित में काम करता है, तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है। हमारे आम जनता को कैसे उनके योजनाओं का लाभ कैसे मिल सके, ये उसके लिए काम करते हैं। क्षेत्र में संचालित अवैध रेत खदानों को लेकर आप मुखर क्यों नहीं हैं? आखिर इसके पीछे क्या वजह है, जबकि रेत खदानों में आए दिन मारपीट के मामले सामने आ रहे हैं? देखिए, रेत खदान की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर रेत खदान में केवल चोरी नहीं बल्कि डकैत और माफिया, पूरा प्रदेश पूरा गढ़ बना हुआ है। शराब माफिया यहाँ पर है, रेत माफिया यहाँ पर है, और लगातार मैं आपको ये बताना भी चाहती हूँ, आपको यदि जानकारी नहीं है तो इस विषय में जो अवैध रेत खदानें जो धमतरी में संचालित हो रही थी, आपने 15 साल भाजपा की भी सरकार रही, आपने देखा कि जब पंचायतों को अधिकार दिया गया, वहाँ के जनप्रतिनिधि, वहाँ के पंचायतों को अधिकार दिया गया, बहुत नियमित ढंग से यह खदानी संचालित हो रही थी। लेकिन लगातार अब सरकार ने चूँकि नियम बदल दिए और सरकार स्वयं इन खदानों को यदि संचालित कर रही है,
तो यहाँ पर कुछ खदानें अवैध रूप से चलाई जा रही थी, अवैध रूप से भंडारण किया जा रहा था। मैंने इस विषय में सबसे पहले माननीय राज्यपाल महोदया को इस समय पत्र लिखा था 1/10/2021 को। चूँकि रेत खदान संचालकों द्वारा खनिज विभाग में जारी नियम एवं शर्तों का उल्लंघन लगातार किया जा रहा था धमतरी में, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने 6/12/2020 को यह पत्र लिखकर अवगत कराया था कि रेत संचालकों द्वारा खनिज एवं पर्यावरण विभाग द्वारा जारी नियम एवं शर्तों का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। मैंने माननीय खनिज साधन विभाग के माननीय सचिव को भी ये पत्र लिखकर इस विषय में अवगत कराया। मैंने फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर 8/2/2021 को यहाँ की वस्तु स्थिति, अवैध भंडारण, अवैध परिवहन के विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर इस विषय में अवगत कराया। उसके बाद माननीय यहाँ के जिलाधीश महोदय को भी इस विषय में कलेक्टर महोदय को, माननीय जिलाधीश महोदय को कि रेत संचालकों द्वारा खनिज विभाग के, पर्यावरण के विभाग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और कहीं पर भी उनकी शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है। इस विषय में मैंने उन्हें अवगत कराया। धमतरी जिले में धमतरी विधानसभा में चल रही अवैध रेत खदानों के संबंध में जब माननीय पर्यावरण, आवास एवं पर्यावरण मंत्री जी को जब मेरे माध्यम से पत्र लिखा गया कि यहाँ की जितने पर्यावरण के जो नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है, लेकिन कहीं भी सरकार का और उनके मंत्रियों का ध्यानाकृष्ट इस ओर उनका नहीं हुआ। और धमतरी में चूँकि स्थिति ये है कि जब सैया भई कोतवाल तो डर काहे का, और उनके सैया ही कोतवाल है तो ये डरेंगे काहे। इनके संरक्षण में काम हो रहा है, सरकार के संरक्षण में ये अवैध खदानें चला रहे हैं, अवैध परिवहन कर रहे हैं, अवैध भंडारण कर रहे हैं। केवल और केवल प्रदेश के छत्तीसगढ़ सरकार के संरक्षण में जितने गलत काम हो रहे हैं, ये सरकार के संरक्षण में काम हो रहे हैं। लेकिन धमतरी में स्थिति ये है कि यहाँ पर तो दामादों की खातिरदारी चल रही है। जितने सरकार के दामाद हैं सब धमतरी में आकर बैठे हुए हैं और जहाँ पर स्थिति ये है, मंत्री जी को जब पत्र लिखा जाता है उनके यहाँ से कोई जवाब भी नहीं आता। और जहाँ पर बार बार इस विषय को यदि कोई जनप्रतिनिधि यदि उस विषय को उठाता है, कोई जनप्रतिनिधि यदि उस विषय को बार बार रखता है, तो शासन को उस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। रेत खदान की बात करें तो यहाँ पर जनप्रतिनिधि भी भयभीत हैं। एक जनप्रतिनिधि यदि नियमों का उल्लंघन हो रहा है और वहाँ पर यदि जनप्रतिनिधि कोई आवाज़ उठाता है तो उसका भी क्या हर्ष हुआ है, आप लोगों ने देखा है। तो लगातार ये विषय आ रहे हैं। मैंने बहुत सारे अभी इसमें विधानसभा में सबसे अधिक जो अवैध रेत की परिवहन, अवैध रेत के भंडारण, अवैध रेत खदानें जो संचालित हो रही हैं धमतरी जिले में, धमतरी विधानसभा में, मैंने उस विषय पर बहुत सारे प्रश्न लगाए हैं। तो कहीं न कहीं शासन की अनदेखी के कारण एक जनप्रतिनिधि भी इन विषयों को लेकर हताश हो गया है कि कहीं पर भी शासन कोई एक्शन या रिएक्शन क्यों नहीं दिखा रहा है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारी ये पीड़ा है कि क्यों शासन मौन बैठी, क्यों सरकार चुप बैठे हैं, क्यों माननीय जिलाधीश महोदय क्यों चुप बैठे हैं, क्यों किसका संरक्षण मिल रहा है, क्यों इन विषयों को स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि किसके संरक्षण में खदानें चल रही हैं। इन विषयों को कहीं भी स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम सब इन बातों को लगातार, चूँकि हमारा बहुत पवित्र मंदिर है सदन, और सदन में हमने बार बार अपने प्रश्नों के माध्यम से, आप देखना चाहते हैं तो इसमें आप देख लीजिएगा, अपने प्रश्नों के माध्यम से हमने सरकार को यहाँ की स्थिति से बार बार अवगत कराया है। तो ये था लोकप्रिय विधायक रंजना साहू जी से बातचीत का हमारा सिलसिला। इन्होंने बड़ी ही सरलता और सहजता से हमारे सारे सवालों का जवाब बेबाकी से हमें दिया। अब रंजना साहू जी से हम लेते हैं विदाई। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।